हेलो नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 2 गद्यांश और कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। बता दें, इससे पहले जो मैंने हिंदी के गद्यांश के लिए वीडियो अपलोड किया था बच्चों, उसमें जो चीज़ मैंने बताई थी आई होप वो आप लोग समझ गए होंगे। उसी पेड सीरीज का बच्चों जो हम लोगों ने किया था 100 रुपये में 10 गद्यांश, 99 रुपीज़ थे ना, अप्रॉक्स 100 रुपीज़ में हम लोगों ने कितने गद्यांश दिया था? 10 गद्यांश। ये अपर भी है, आप लोग चाहे तो स्क्रीन पे जो नंबर शो होगा आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, उस पर व्हाट्सअप करके। तो उसी सीरीज़ में ये 2 गद्यांश और हैं। अगर आप उन दोनों गद्यांश को नहीं समझ पाए हैं तो इसे समझ लीजिए, क्योंकि उसी के जैसे जो आपको पेड पे मिलने वाला था गद्यांश, मैंने कहा था कि ये गद्यांश आप देख लीजिएगा, इसमें कि मैं 10 गद्यांश आप लोग को ऐसे ही फ्री में दूंगी। उसके बाद यदि आप और भी चाहते हैं तो आप फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क करके और भी गद्यांश ले सकते हैं। तो ये हमारा गद्यांश फर्स्ट है। तो चलिए फिर आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्या रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई। कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण मतलब इस एजुकेशन के दौरान क्या आई कि वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। इस एजुकेशन के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने निकल के आई वो ये आई कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का संबंध कैसा है। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कदर करें तथा देखें कि छात्र क्या चाहता है। बता रहा है जो लेखक कह रहा है कि हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब मोटिवेट किया कि आप प्रत्येक छात्र की भावना की कदर करें और देखें कि छात्र क्या चाहता है, ठीक है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर दे तो दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है। अगर एक छात्र एक स्टूडेंट जो होता है अगर वो टीचर से डरना बंद कर दे तो उनके बीच एक दोस्ताना एक मैत्रिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो आई होप आप जानते होंगे कि हम अपने मित्रों के साथ कैसे रहते हैं, कायम हो जाता है। तो छात्र और छात्रा के लिए सीखना आनंदमय और आसान हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग शिक्षक से अपने डरना बंद कर दें तो उनके बीच और हमारे बीच जो रिश्ता बनता है वो एक दोस्ताना रिश्ता बन जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ उनसे बिल्कुल डरे आसानी से पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को टीचर के सामने रख देंगे तो सीखना हमारे लिए और आसान और शायद पीसफुल हो जाए ना। आगे क्या कह रहा है, शिक्षक की निकटता और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, कि शिक्षक छात्र के कितने करीब है और शिक्षक है भी कि नहीं, चाहे वह कक्षा में बैठकर हो या स्कूल के बाद खेल के मैदान में हो। इससे शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तथा छात्र के संपूर्ण विकास में देखिए कह रहा है तथा छात्र के संपूर्ण विकास में इनका बहुत योगदान रहता है। किसका? शिक्षक का। अगर छात्र विकास कर रहा है तो शिक्षक का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शासकीय शिक्षकों के साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए। बस इसका मतलब, इस लाइन का मतलब आपको हम बता दें कि आपने अक्सर अपने स्कूल में देखा होगा कि आपके स्कूल में ही कुछ टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते नहीं बट स्कूल को मैनेजमेंट करते हैं ना। तो वही कह रहा है कि शासकीय टीचर मतलब ऐसे टीचर जो आपके स्कूल का शासन चला रहे हैं उनके साथ भी रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समांतर शिक्षकों के रहते नियमित शिक्षक प्रायः यह समझने लगते हैं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है और जो नहीं पढ़ा रहा है वो बस स्कूल के काम धाम देखता है, तो उन लोगों को ये लगने लगता है कि हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है और आवश्यकता नहीं है। एक तरह से वे निश्चिंत हो जाते हैं और सारा काम समांतर शिक्षक के ऊपर डाल देते हैं। तो मतलब उन्हें लगता है कि यार जब हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो वो जो उस टीचर के ऊपर अपना सारा काम दे के चले जाते हैं जो कि पढ़ा रहा होता है। मतलब कि अगर आप देखें तो वो जो स्कूल को मैनेजमेंट कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है। अगर वो स्कूल को सही से मैनेजमेंट ना करे तो आपके शिक्षक आपको सही से पढ़ा ना पाएँ। इसीलिए बता रहा है कि शासकीय टीचर के साथ भी आपका एक संबंध होना चाहिए। तो ये गद्यांश हो गया ख़त्म। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षक का स्वयं स्वभाव, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चों के बीच
मित्रवता संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता। तो आपको पता है उत्तर क्या होगा, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवता संबंध। अगर जो छात्र होते हैं वो अपने टीचर से डरना बंद कर दें तो उनके बीच और बच्चों के बीच एक मित्रवता संबंध बन जाता है, जिससे उनके लिए सीखना और आसान भी हो जाता है, और यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक विद्यालय के बाद भी बच्चे से रिश्ता बनाए रखता है। प्रत्येक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। कह रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि वे क्या चाहते हैं, उसका सम्मान करने से, इनमें से कोई नहीं। चारों, इनमें से सभी। उसका उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी बातें सही है कि उनकी बात को सुने और यह भी जाने कि वह क्या जानना चाहता है। मतलब कुल मिला के इस गद्यांश में क्या बताया गया कि टीचर को प्रोत्साहित इसलिए किया गया कि आप बच्चे की भावनाओं की कदर करें और आप देखिए कि बच्चा क्या चाहता है। जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग करिए और उसके शब्दों का सम्मान करिए, जो वो बोल रहा है उसे आप समझाइए ना। तो इसलिए इनमें से सभी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक विद्यालय के बाद बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। बता रहा है कि जो शिक्षक होता है वो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि विद्यालय के बाहर शिक्षक नहीं रहता। ठीक नहीं है, यहाँ तो बता रहा है कि बनाए रखता है, तो जिसमें भी ठीक नहीं है वह ऑप्शन तो पहले ही गलत। अब देखिए बचा हमारा सी और डी, इसे देख लेते हैं। ऐसा करना ठीक है क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं होती। ऐसी बात गद्यांश में कुल मिला के कहीं नहीं कही गई है। रहा हमारा चौथा ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट होने वाला, कह रहा ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है। जो बच्चों के सर्वगीण मतलब चारों तरफ, जो वो भी सर्वगीण मतलब होता है सभी विकास में क्या होगा, सहायक होगा। इसीलिए कहते हैं कि स्कूल के बाद भी शिक्षक और बच्चों का रिश्ता बना रहना ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं। नियमित शिक्षक मतलब वो जो शासनीय शिक्षक हैं जो कि आपको पढ़ा नहीं रहे होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा क्यों लगता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनको केवल समांतर शिक्षकों को केवल पढ़ाने का काम दिया जाता है। फिर कह रहा है समांतर शिक्षक ही विद्यालय की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है समांतर शिक्षक नियमित नहीं होते हैं और उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती, इसलिए उन्हें सभी कार्य करने पड़ते हैं। ना, ऐसा कोई बात गद्यांश में नहीं आई है। बचा हमारा चौथा ऑप्शन जो कि राइट होने वाला, समांतर शिक्षक का यह दायित्व है कि वह नियमित शिक्षक का बोझ कर सके समथिंग करके कुछ होगा, कुछ यहाँ गलत है, बट यही उत्तर सही होगा क्योंकि बच्चों ये तीनों जो इससे पहले वाले थे वो गलत थे। ठीक है, चलिए देखते हैं और बच्चों, लेकिन रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस प्रश्न में। देखिए पूछ क्या रहा है कि नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल देते हैं। बच्चों ये वाला गद्यांश में था और ये तीनों ऑप्शन नहीं थे, वही तो मैं ये दायित्व तो कहीं आया ही नहीं। देखिए मैं गद्यांश में आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिस्टेक, मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना कि उनकी आवश्यकता नहीं है, वह एक तरह से निश्चिंत होकर सारा काम समांतर शिक्षकों पर डाल देते हैं। ये बात गद्यांश में आई है, तो आपको वही टिक करना होगा जो कि गद्यांश में कहा गया होगा। ठीक है, अपने से कुछ मत करिए क्योंकि आपके पेपर में जो लेवल के गद्यांश आते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। जो बात गद्यांश में आई होगी चारों ऑप्शंस में, वही आप सही करिए। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इस गद्यांश का, कह रहा है शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है। जो लेखक था वो शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध बनाना चाहता था। मित्रवतपूर्ण संबंध, बस यही गद्यांश में आया ही था, बाकी भूल जाइए, ये कुछ भी मत पढ़िए, गद्यांश में ये आया था, यही है सबसे अच्छा ऑप्शन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं। कह रहा है रूढ़ संज्ञा और कथापूर्ण विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों को ही पूरक व तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं, जिन्हें कविता कहकर हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला
जाने वाली तथाकथित कविताएं पढ़कर बच्चों को दी गई पंक्तियों का लक्षार्थ पहचानना और लिखना होता है। लक्षार्थ मतलब कि जो कविता है उसे पढ़िए, लिखिए, मतलब कि उसे पढ़िए और बताइए कि इसमें कहना क्या चाहता है लेखक ना, ऐसा समथिंग करके आप लोगों ने देखा होगा। अभी नहीं ना तो 9th-10th में देखिएगा, आप लोग को मिलेगा। जिसमें लक्षार्थ कह रहा हूँ, जिसे मैं लक्षार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता अवसर है, अवश्य है, सॉरी अवसर नहीं है, प्रतीकार्थ जैसा दिखता अवश्य है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकार्थ मतलब होगा, अभी मैं आगे बताऊंगी क्या होगा, ठीक है। प्रतीकों में अभागा का गुण होता है, जो प्रतीक होते हैं उसमें क्या होता है, अभागा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं, जिस भाव या अनुभव मतलब जो फील करते हैं ना, जिसकी रचना वो मन में करते हैं, उनके इर्द गिर्द एक अभागा वृत्त की गुंजाइश रहती है। उनके अब अभागा वृत्त को हम ऐसे निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं, ऐसा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं, रुक जाइए, जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में सामर्थ हो जाती है जो निर्दृष्टि नहीं थी, कवि के द्वारा तो नहीं ही थी, हमारे होशियार ऐसा कुछ होना चाहिए, मन द्वारा भी नहीं थी, होशियार होना, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, होशियार मन द्वारा भी नहीं, मतलब कुल मिला के बताना चाहता है जो कविता लिखी जाती है बच्चों, वो कई बार तो मन गढ़ंत कहानी होती है। कवि सोचता है, विचारता है, उसके मन में उसके जो अभाव जो अनुभव जो वो फील करता है उसी को लिख देता है। तो इसीलिए यहाँ मतलब बताया जा रहा है कुछ मन गढ़ंत कहानियाँ भी ना, कुछ हमारे मन में जो उत्पन्न होता है। कह रहा है इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण, देखो क्या क्या कह रहा है कि कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य सीमित परिधि से परे जाने वाली शिक्षा माना जाता है। क्योंकि देखिए जो कविता की शिक्षा होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो भी कविता लिखता है वो बहुत ज़्यादा मंथन करता है, सोचता है, और देखते हैं ना कविता एकदम लाइन टू लाइन रहती है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। फिर कह रहा है कविता ही भाषा शिक्षण में या संभावना तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती है, जो हिंदी पाठ्यपुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। आइए देखते हैं। पहली बात तो बच्चों, जब आपको गद्यांश न समझ में आए तो आप उसी गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश में पूरक शब्द किसके लिए आया। ये पूरा गद्यांश कविता को लेकर है, इसी में कविता की क्या बताई गई, कविता के बारे में ही बताया गया। तो जो पूरक शब्द आया है वो भी किसके लिए आया है, कविता के लिए आया। फिर क्या कह रहा है कि प्रतीकों में कौन सा गुण होता है, जो प्रतीक होते हैं उसमें मैंने बताया था किसका गुण होता है, अभागा का गुण होता है। नहीं तो देखिए कुछ मत करिए, बस आप गद्यांश में देखिए, गद्यांश में जो लिखा होगा वही अच्छा होगा। देखिए दिखा ना, प्रतीकों में अभागा का गुण होता है, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो निर्जन क्षेत्र अभागा वृत्त जगह की ओर संकेत कर रहा है। ये लास्ट में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। कहाँ गया निर्जन कहाँ है, ये निर्जन क्षेत्र आप पढ़ेंगे तो इसी कुछ अभी और पहले भी से निर्जन क्षेत्र कहीं आया था, उसे आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए मिल गया। कह रहा है उनके अभागा वृत्त को हम ऐसे निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं। देखिए तो निर्जन क्षेत्र किसकी ओर संकेत कर रहा है, अभागा वृत्त की ओर। जो गद्यांश में है वही, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप लोगों में बहुत कठिन गद्यांश नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि से के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, मैंने बताया था ना, क्योंकि जो कवि होता है उसमें सोचना है कि क्षमता, उनमें कल्पना करने की क्षमता मिलती है और बाकी चीज़ों में नहीं मिलती। क्या कह रहा है, कविता मनोरंजक होती है, नहीं ऐसा तो नहीं, अच्छा लगता है बट मनोरंजक नहीं कह सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देती। सही बात, जो सामान्य भाषा शिक्षण होती है वो हमें अनुमान करने की और कल्पना करने का अवसर नहीं, कल्पना करने, इमेजिन करिए ना, इमेजिन करने का अवसर नहीं देती। जबकि कविता में बिना किसी पूर्वाधारण के कल्पना करने के
प्राप्त अवसर होते हैं। सही बात है। जो कविता होती है उसको हमें खुद से कल्पना करके मान के लिखना पड़ता है ना, तो जो कि हमें सामान्य भाषा शिक्षण नहीं देती है। तो परे क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि कविता लिखने वाले जो कवि होते हैं उनमें कल्पना करने की बहुत अद्भुत शक्ति होती है। और देखिए एकदम इतनी अच्छी बात लिख देते हैं, इसे पूरा उतार देते हैं जैसे लगता है कि यार सही बात हुआ हो ना। तो ये थे हमारे 2 गद्यांश, जिसमें कुल मिला के 9 थे। एक क्वेश्चन शायद कहीं से मिस हो गया है, बट कोई ना, उसके बाद तीसरा आ गया है। ठीक है तो यहाँ पे 10 गद्यांश, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से अभी हम केवल 2 गद्यांश करा रहे हैं। बाकी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको गद्यांश चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करें, फ़ोन कर ले, नहीं व्हाट्सअप कर दे, कुछ भी कर ले, आपको गद्यांश मिल जाएगा ओनली 99 रुपीज़ 10 गद्यांश के लिए। ठीक है, 10 पैसेस के लिए। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बहुत सारी जेएनवी के वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और आगे के गद्यांश को आपको बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।